बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर और यहाँ पर बाजार थम नहीं रहा है, तो इस मार्केट में यहाँ से करना क्या है ये समझाने के लिए आज एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के ऑल्टरनेटिव्स के सीईओ गौरव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसबीआई ऑल्टरनेटिव्स, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। गौरव मेहता जो पहले एम्बिट में थे, तब हम उनसे काफ़ी बात करते थे, ईडलवाइस में भी थे इससे पहले, और काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केट्स में इनका। आए हैं लखनऊ से, इन्होंने पीजीडीएम किया है, बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है, सीएफए चार्टर होल्डर हैं सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से, तो काफ़ी इनका जो पेडिग्री है काफ़ी स्ट्रांग है। गौरव, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। और आई थिंक एसबीआई फंड्स में जब से आप आए हैं तब से मेरी आपसे ये पहली चर्चा हो रही है। इस समय मार्केट एट ऑल टाइम हाइज और आपके पास पैसा बहुत ज़बरदस्त आ रहा होगा रिटेल का। क्या कर रहे हैं आप उस पैसे का इस समय और क्या आपका व्यू है इस समय? अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया पहली बार मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद हम वापस से डिस्कशन कर रहे हैं। ये है कि हम अभी जो नियर टर्म मोमेंटम है वो बेहद स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो आई थिंक जो 2 साल पहले निफ्टी और सेंसेक्स ने हाईज बनाए थे उससे हम शायद 4 या 5% ऊपर हैं। सो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो पिछले 2 साल में हमने कुछ खास किया नहीं है इक्विटी मार्केट जहाँ कंसर्न है उस बारे में। और अगर आप ब्रॉडली सोचे तो दो तरीके की चीजें हो रही है बाजार में। पहला है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इंडिया के फंडामेंटल्स हैं, वो काफी स्ट्रांग है, और स्पेशली जब पूरी दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं ग्रोथ को लेके, तो क्लियरली भारत जहाँ पे डेमोग्राफिक्स काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके क्लियर पुश दिख रहा है, जहाँ China+1 का बेनिफिट है, तो आई थिंक एक उम्मीद है कि अगले कई सालों तक शायद हम दुनिया की सबसे बेहतर परफॉर्मिंग इकॉनमी रहेंगे। तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक कि शॉर्ट टर्म की बात है तो वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं इक्विटी के, और स्पेशली अगर आप पिछले 1-2 साल में देखें तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो जो हाई वैल्यूएशन सस्टेन करना इक्विटीज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली एक रिलेटिव कॉल है कि आप इक्विटी में पैसा डालें या बॉन्ड्स में। सो उस लिहाज से आई थिंक मार्केट्स थोड़े महंगे हैं। और आई थिंक पिछले 2 साल में ब्रॉडली हमने यही देखा है कि एक तरफ से ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, और महंगे वैल्यूएशन हमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और अगर आप सोचें, अगर 2 साल में हमने 4-5% इंडेक्स पे रिटर्न देखा है, तो इन 2 सालों में जो अर्निंग्स है वो 30-35% से ऊपर आए हैं। सो उस हिसाब से वैल्यूएशन में थोड़ा डी रेटिंग हुआ है, बट आज भी अगर हम सोचें तो थोड़ा थोड़ा महंगा मार्केट दिखता है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज़ है कि वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पे टिके रहें। जब ये शार्प रैलीज आती हैं, वो फीलिंग हो जो मिसिंग आउट होता है उससे बचें। लेकिन उसी तरीके से जब थोड़े बहुत करेक्शंस दिखते हैं उस समय भी घबराए ना। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आई थिंक इक्विटीज में बने रहना अभी भी लाभदायक होगा, ऑल्दो उनको अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो हिस्टोरिकली 13-14% रहा है, जो वैल्यूएशन महंगे होते हैं, उससे कम कर लेना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक उनके लिए एज आई सेड, हर समय रैली चेस करना और बड़े करेक्शन के बाद दुखी हो जाना, आई थिंक दोनों इमोशनली आई थिंक उनको थोड़ा स्टेबल रहने की जरूरत है, और अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक ओके, एसेट थोड़ा एलोकेशन पे स्टिक थोड़ा करने सा की जरूरत थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, गौरव, आप क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स में काम करते हैं और आपका एआईएफ पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से दो ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर, एसबीआई स्पेशल सिचुएशन फंड्स और एसबीआई सिलेक्ट इक्विटीज फंड। आप किस तरीके से स्टॉक्स चुनते हैं और किस तरीके से आप अल्फा जनरेट करते हैं फिर? तो अनुज, जो आपने दो फंड्स का जिक्र किया वो दोनों हमारे क्लोज एंडेड फंड्स हैं, लेकिन जो नए ओपन एंडेड फंड्स हैं उसमें हमारे पास दो पीएमएस स्ट्रैटेजीज हैं और एक लॉन्ग शॉट एआईएफ है जो कि ओपन एंडेड कैटेगरी 3 इक्विटी एआईएफ है। तो जहाँ तक पीएमएस का सवाल है, वहाँ पे हमारा नजरिया काफी बॉटम अप रहता है। हम उतना ज्यादा ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम थोड़ा मैक्रो पे ध्यान देते हैं, क्योंकि काफी सारी मैक्रो थीम्स हैं जो अगले 3-5 साल तक चलती रहती हैं, और उससे किस तरीके के स्टॉक्स बेनिफिट होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस लिहाज से हम ये जो लॉन्ग टर्म मैक्रो थीम्स है और जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है उसको कंबाइन करके 20 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं
पीएमएस स्ट्रैटेजीज में। एक स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी ईएसजी फोकस्ड है, और हमारा आई थिंक देश में सबसे पहला ईएसजी फोकस पीएमएस स्ट्रैटेजी था जो हमने 6 साल से पहले शुरू किया था। और जो दूसरा स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी है। बट इन जनरल पीएमएस में क्योंकि साइजेस छोटे होते हैं, तो आप जो गुड क्वालिटी स्मॉल कैप्स है उनको उन पे ज़्यादा फोकस करके एक अच्छा क्वालिटी 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना पाते हैं, और उस लिहाज से मार्केट में क्या हो रहा है थोड़ा कम रेलेवेंट हो जाता है आपके लिए। जो लॉन्ग शॉट एआईएफ है वो एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट है, वहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता है कि रिस्क मिटिगेशन पे ध्यान दिया जाए, और एट द सेम टाइम हम इक्विटी लाइक रिटर्न्स लाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। तो उस लिहाज से वहाँ पे हम सत्शन से बेनिफिट करना चाहते हैं, और बाकी 30% से हम डिपेंडिंग ऑन मार्केट एनवायरनमेंट कभी निफ्टी शॉर्ट कभी निफ्टी लॉन्ग करके 0 से 130% की नेट रेंज बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो एसेट एलोकेशन है इसके लिए हमारे फ्रेमवर्क्स इन प्लेस हैं जो वैल्यूएशंस को, जो मार्केट अर्निंग्स को और जो मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से एक कंजर्वेटिव फंड है जो 0 से 130 तक रेंज करता है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन हमें थोड़ा महंगा रखता है, तो हम न्यूट्रल एलोकेशन जो कि 65% के आसपास है वहीं पे हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं हो रहे हैं। ओके गौरव जी, जैसे कि आपने कहा कि मोटे तौर पे मैक्रो फैक्टर्स ही आपके स्टॉक्स के चुनाव का एक सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है। पिछले 6 महीने में, साल भर में, या फिर अभी भी इस पूरे बाजार की, चाहे विश्व बाजार की, एक बड़ी चिंता रही है इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन का एक दूसरा प्रतिबिंब में अगर आप देखें तो एक बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि इट्स एन गुड इंडिकेटर ऑफ मास कंजम्पशन एंड हावी मास कंजम्पशन। आप इस तथ्य में बिलीव करते हैं क्या? और स्टॉक पिकिंग के मामले में इस कंजम्पशन थ्योरी पे और कंजम्पशन स्पेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? सबसे पहले जी वीरेंद्र, सबसे पहले हम काफ़ी बॉटम अप फोकस्ड हैं, तो हम मैक्रो थीम्स को ध्यान में रखते हैं, लेकिन इवेंचुअली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन काफी बॉटम अप है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है आई थिंक वो हम कंप्लीटली उससे अग्री करते हैं। अगर आप देखें कि कोविड के बाद से जिस तरीके की रिकवरी देखी गई है इंडिया में, दो तरीके के इकोनॉमीज रहे हैं इंडिया में, दो दो देश रहे हैं इन अ वे। पहला पार्ट जो है, जो बेनिफिट किया है कोविड के बाद की रिकवरी में, वो है सारे एक्सपोर्ट्स फेसिंग सेक्टर्स, बिकॉज वेस्टर्न इकोनॉमी बहुत जोर से रिवाइव की, यूएस जोर से रिवाइव किया कोविड के बाद, क्योंकि वहाँ पे काफी सारा फिजिकल मदद गई थी कोविड में, तो वो कंज्यूमर्स स्पेंड किए आफ्टर कोविड। और उससे जो भी एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स हैं इंडिया के, चाहे वो सर्विसेज हों या आईटी टाइप के या फिर गुड्स एक्सपोर्ट्स हों, उन लोगों को काफी बेनिफिट मिला। और दूसरा बेनिफिट मिला जो इंडिया में प्रीमियम कंजम्पशन है, क्योंकि जिन लोगों की आय ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई थी लॉकडाउन में, और क्योंकि लॉकडाउन में वो कंज्यूम नहीं कर पाए थे, काफी कुछ सेव करके रखा था, उन लोगों की कंजम्पशन भी काफी हद तक वापस आई कोविड के बाद। लेकिन जो मास कंजम्पशन है वहां पे 2-3 चीजें हुई। पहली चीज, कोविड में उनकी आय में कोई इंक्रीज नहीं हुई, इनफैक्ट कुछ डिक्रीज हुई। दूसरा, कुछ लोग फिर से अपने घर चले गए, रिवर्स माइग्रेशन होके अपने अपने घर चले गए, तो उनके जॉब्स खत्म हो गए। और तीसरा, इन्फ्लेशन जोर से ऊपर आ गया, और जैसे ही इन्फ्लेशन जोर से ऊपर आया तो उनका जो रियल परचेजिंग पावर था वो जोर से घट गया। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कोविड के बाद से जो मास कंजम्पशन कैटेगरीज हैं वो अभी भी काफी स्लगिश हैं, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो वैल्यू रिटेल हो, चाहे वो टू सम एक्सटेंट एफएमसीजी, टू व्हीलर, ये सारे के सारे सेक्टर्स काफी ठंडे पड़े रहे हैं कोविड के बाद। अब जबकि ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, साथ में इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है, आपने देखा है बहुत सारी कमोडिटीज अपने प्री कोविड हाई से बहुत जोर से नीचे आ गई हैं। इंडिया में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन अब नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है। तो जब ये इन्फ्लेशन नीचे आएगा, हमें लगता है कि रियल डिस्पोजेबल इनकम जो मासेस की है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस नीचे आएंगे इन्फ्लेशन से। और एट द सेम टाइम जो उनका पिंच था ओवरऑल फूड ये वो हर बास्केट पे, वो कम हो जाएगा। तो उससे हमें लगता है कि मास कंजम्पशन इन जनरल इम्प्रूव होना चाहिए। और अगर आप इसको लॉन्गर टर्म बेसिस पे भी सोचें तो हम उस समय उस हालत उस कगार पे हैं कि जब हमारी पर कैपिटा जीडीपी $2000 है। दुनिया भर में जब भी हम $2000 पर कैपिटा से ऊपर गए हैं, हमने यूजुअली देखा है कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में बहुत जोर से अपटिक आई है। तो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है लेकिन लो टिकट है, जो मासेस खरीदते हैं, आई थिंक वो कैटेगरी पे स्ट्रक्चरली भी हम बहुत बुलिश हैं। चाहे अगेन जैसे कि मैंने आपको नाम लिया, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वैल्यू रिटेल हो, चाहे टू व्हीलर्स हो, ऐसी बहुत सारी, चाहे कंज्यूमर अप्लायंसेज हो, ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैटेगरी है जो बहुत सिक्लिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है उस वजह से, और स्ट्रक्चरली क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी ऊपर जा रहा है। दोनों तरीके से काफी अच्छी लगती है। और वैल्यूएशंस पिछले 2 साल से करेक्ट हुए हैं इन कैटेगरीज में, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े रीजनेबल हो गए हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये कैटेगरी हमें काफी अच्छी लगती है।
ओके अच्छा गौरव जी, एक प्रश्न और मतलब मैं अगर जिस वक्त लास्ट ईयर आई मीन CY22 में वॉर शुरू हुई थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एक कमोडिटी क्राइसिस था उस वक्त, सब सारे प्राइसेस आई मीन चाहे वो एग्री प्रोडक्ट्स के हों, केमिकल्स के हों, मेटल्स के हों, सब अगर आप देखें ऊपर गए थे। इसी दौर में एक और चीज़ अच्छी हुई, हमारे मिड कैप्स ने बहुत अच्छा मूव दिया। अब मैं सिर्फ देख रहा था कि मैं आपसे, जब आप मिड कैप का जिक्र कर रहे थे ना अनुज के प्रश्न के उत्तर के एवज में, 25,000 का वो इंडेक्स आज करीब करीब 37,000 की ट्रेजेक्टरी में पड़ा है। मिड कैप ने एक सब्सटेंशियल मूव दिया। मिड कैप्स में आपकी अप्रोच क्या है? मिड कैप्स में अभी क्या करना चाहिए और पिकिंग ऑर्डर कैसे आप क्लासिफाई करेंगे? इस वक्त वाजिब क्या लग रहा है पिक करने के लिए मिड कैप में आपको? लार्ज कैप में सबने परफॉर्म किया अमूमन, मिड कैप में इस वक्त सबसे बेटर बास्केट क्या है चेज करने के लिए? तो मैं मिड और स्मॉल कैप को एज अ एक बड़ा बास्केट की तरह देखता हूँ। तो अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप को कंपेयर करूँ लार्ज कैप से, तो अगर हम 3 महीने पहले जाए, मार्च एंड की बात करें, तो तब तक ऐसा माहौल था कि सिर्फ लार्ज कैप्स परफॉर्म कर रहे थे और लार्ज कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट लार्ज कैप्स एटलीस्ट गिर नहीं रहे थे और मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी हद तक गिर चुके थे। तो एक बड़ा गैप ओपन अप हो गया था वैल्यूएशन में मिड एंड स्मॉल के वर्सेस लार्ज। आई थिंक पिछले 3 साढ़े 3 महीने में जो देखने को मिला है कि बहुत जोर से कैचअप किया है मिड कैप्स ने और स्मॉल कैप्स ने, लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में काफी आउट परफॉर्म किया है और उससे वो जो वैल्यूएशन गैप ओपन हुआ था वो फिर से क्लोज हो गया है। तो अगर सिर्फ वैल्यूएशन पे मैं बात करूं तो इस समय ज्यादा चूज करने को है नहीं बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप्स वर्सेस लार्ज कैप्स। दोनों के वैल्यूएशन ऑन अ रिलेटिव बेसिस मोटा मोटा काफी सिमिलर हैं। दूसरी चीज जो इन जनरल मिड एंड स्मॉल कैप्स को मदद करती है वो है लिक्विडिटी। आई थिंक जब से मार्केट को थोड़ा ये सेंस लगा है कि अब आरबीआई और रेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, अब फेड शायद थोड़ा ठंडा हो जाएगा रेट हाइक्स को लेके, तब से वो लिक्विडिटी को लेके एक नया उत्साह आया है जो कि मिड एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंसेस में देखने को मिल रहा है। और तीसरी चीज होती है जो इनके पैरामीटर्स को डिफाइन करती है, वो है कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस। और उसमें भी आप यूजुअली देखेंगे कि जो मिड एंड स्मॉल कैप्स हैं वो काफी ज्यादा हमारी इंटरनल इकोनॉमी फोकस्ड हैं। जो बाहर की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स और ये सारी चीजें हैं, वो आपको लार्ज कैप्स में ज्यादा देखने को मिलती है। तो आई थिंक ये जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में जो बाहर की इकोनॉमी से काफी ज्यादा है, आई थिंक उसने भी थोड़ी मदद की है मिड एंड स्मॉल कैप्स को अब लार्ज कैप्स के कंपेरिजन में आउट परफॉर्म करने को। लेकिन जहां तक सेक्टर वाइज देखने की बात है, तो मिड कैप में भी हमारा वही नजरिया है जो ओवरऑल मार्केट पे है, विच इज दैट कि हम काफी ज्यादा बॉटम अप फोकस्ड हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन कम होने से जो चीजें बेनिफिट होती है, उस तरीके की थीम्स हमें अच्छी लग रही हैं। अगर मैं स्पेसिफिक पॉकेट्स की बात करूं, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग की सब बात करते हैं कि ये काफी हद तक अच्छा चलने वाला है नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक। बट उसमें भी इंडस्ट्रियल कंपनीज है जो ऑलरेडी काफी रीरेट हो चुकी हैं, अब शायद वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके हैं कुछ कंपनीज के, बट स्ट्रक्चरल बेसिस पे वो थीम हमें अभी भी अच्छी लगती है। और एंसिलरी जो बेनिफिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, फॉर एग्जांपल आप नीश पॉकेट्स देखें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वो हमें काफी अच्छा लगता है। कुछ केमिकल कंपनीज आई थिंक नियर टर्म प्रेशर में हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत सारी पॉकेट्स हैं जो हमें पसंद है। एक और अगेन एक छोटी पॉकेट है जो इतना सा आप उत्साह देख रहे हैं ऑन पावर साइड, ऑन रिन्यूएबल साइड, तो वहाँ पे आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें पिछले कई सालों से उतना ज़्यादा खर्चा और उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, और अब एक क्लियर कट विजिबिलिटी दिख रही है कि वहाँ पे जोर से खर्चा होने वाला है। तो जो कंपनीज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है, खासकर जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो भी एक पॉकेट है जो हमें पसंद है। तो आई थिंक ब्रॉडली फ्रॉम अ सेक्टर स्टैंड पॉइंट ये 3-4 सेक्टर्स हैं जो हमें पसंद है। बट जैसा कि मैंने कहा, ब्रॉडली अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखें लार्ज कैप्स की तुलना में, तो जो मैंने फैक्टर्स पहले बताए थे वो अभी मदद कर रहे हैं मिड एंड लार्ज कैप के। बट प्योरली ऑन वैल्यूएशन इस समय आई थिंक ये काफी बैलेंस्ड है, मिड एंड स्मॉल वर्सेस लार्ज।